वेलकम बैक गाइस। और अब हम पढ़ेंगे कोन और राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि ये जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में हर साल आता है राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्वेश्चन, और कोन का भी, सिंपल कोन का भी क्वेश्चन आता रहता है। तो टाइम को नहीं वेस्ट करेंगे और हम प्रोसीड करेंगे कोन पे पहले। सो कोन क्या होता है, देखो, A surface generated by straight line which passes through fixed point and intersect a given curve is called a cone। एक ऐसा सरफेस जो जनरेट होता है स्ट्रेट लाइन से और पास करता है किसी फिक्स पॉइंट से और इंटरसेक्ट करता है किसी गिवन कर्व को, उसे हम क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, उस फिक्स पॉइंट को हम उस कोन का वर्टेक्स कहते हैं। और जनरेटर क्या होता है? एनी लाइन ऑन द गाइडिंग कर्व, द सरफेस ऑफ कोन इज कॉल्ड जनरेटिंग लाइन। तो जनरेटर क्या होता है? कोई भी लाइन जो गाइडिंग कर्व पे लाई करे। गाइडिंग कर्व क्या होता है? द गिवन कर्व विथ विच द जनरेटर इंटरसेक्ट इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व। जो कर्व जिस कर्व पे, मतलब कि जो गिवन कर्व है, विच द जनरेटर इंटरसेक्ट, जिसे जनरेटर क्या करे? इंटरसेक्ट करे, उसे उस कोन का क्या कहते हैं? गाइडिंग कर्व कहते हैं। अब देखो, इक्वेशन ऑफ कोन विच वर्टेक्स एंड गाइडिंग कर्व आर गिवन है, तो हम उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अगर वर्टेक्स अल्फ़ा बीटा गामा है किसी भी कोन का और गाइडिंग कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस by² प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है और कोई प्लेन है z इक्वल टू 0, तो जनरेटिंग लाइन क्या होगा? x माइनस अल्फ़ा अपान एल, वाई माइनस बीटा अपान एन, जेड माइनस गामा अपान एन। LMN क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। द जनरेटिंग लाइन एंड गाइडिंग कर्व इंटरसेक्ट कहाँ करेगा? अल्फ़ा माइनस एल बाई एन इंटू गामा और बीटा माइनस एन बाई एन इंटू गामा और 0 पे। ठीक, अब ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कर्व को fxy इक्वल टू 0 के। ठीक है, और फिर अल्फ़ा माइनस एल बाई एन गामा, बीटा माइनस एम बाई एन गामा कामा 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि fxy इक्वल टू 0, तो वही जो फंक्शन हमें मिला है गाइडिंग कर्व जो इंटरसेक्ट कर रहा है जनरेटिंग लाइन और गाइडिंग कर्व को, तो वो कहाँ पे करेगा? उसी को हम 0 को इक्वल ले लेंगे। अब एलिमिनेट करेंगे हम इसमें से गामा, एम और एन, और क्या मिल जाएगा हमें? इक्वेशन ऑफ कोन मिल जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, मैं रुको आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। देखो, द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फ़ा बीटा गामा एंड गाइडिंग कर्व इज पैराबोला y² इक्वल टू 4ax। तो ऐसे इक्वेशन निकालना है कोन का जिसका वर्टेक्स अल्फ़ा बीटा गामा हो और गाइडिंग कर्व क्या हो? एक पैराबोला हो, जिसकी इक्वेशन y² इक्वल टू 4ax हो और z बराबर 0 कोई प्लेन हो। तो वही इक्वेशन आप जनरेटिंग लाइन पहले लिखेंगे, क्योंकि z बराबर 0 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे? z बराबर 0 लिख लेंगे और वही इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला पे। मान लो कोई पी पॉइंट है, तो अल्फ़ा माइनस एल बाई एन गामा, बीटा माइनस एम बाई एन गामा और z बराबर 0 ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ p सेटिस्फाइंग द पैराबोला, तो वही सेम चीज़ करना है। अब हमें क्या मिल जाएगा? बीटा माइनस एम बाई एन इंटू r² इक्वल टू 4a अल्फ़ा माइनस एल बाई एन इंटू गामा, यानी कि वही y² इक्वल टू 4ax वाले इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। x y z का हमें जो वैल्यू है उसे पैराबोला वाले इक्वेशन में रख देना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है l m और n को किसी तरीके से, और फिर हमें क्या मिल जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा उस कोन का। LMN एलिमिनेट करना आप जानते हो। अरे भाई कुछ नहीं, बस यहाँ से वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू निकाल लो, m की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू जो भी है उसको निकाल लो, और फिर क्या करो? इस इक्वेशन में रख के उसे सॉल्व कर दो। अगर पूरा कर पाओ तो ठीक, अगर नहीं भी कर पाओ तो भी कुछ तो करोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन जो है वो आपको मिल जाएगा। अब देखो, अब इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, उस कोन का इक्वेशन जिसका वर्टेक्स क्या हो? ओरिजिन पे हो। तो इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री।
ऐसा कोण जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगा सेकेंड डिग्री का, और वो क्या होगा ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0। अब देखो एक कोण है जो क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व को x² y² प्लस z² प्लस 2ax प्लस b बराबर 0, और कोई प्लेन है lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। देखो कर्व दे दिया, गाइडिंग कर्व दे दिया, प्लेन दे दिया। अब इक्वेशन ऑफ कोण क्या है, हमेशा क्या होमोजीनियस होगा। तो 2ax देखो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ax, फिर जो कोण का इक्वेशन है उसको क्या करना है, इसको जब डिवाइड करोगे p के इक्वल आओगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि जो कॉफिशिएंट है उसे हमें 1 बना के यहाँ पे दोनों में पुट कर देना है, ठीक है। और फिर हमें क्या मिल जाएगा, इसका इक्वेशन मिल जाएगा, और इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अरे देखो lx प्लस my प्लस nz अपान p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही कॉफिशिएंट रख दो, वही कॉफिशिएंट पुट कर दो वहाँ पे उसको, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। अब देख लो एनवेलपिंग कोण भी देख लो। द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए गिवन सरफेस इज कॉल्ड एन एनवेलपिंग कोण। लोकस होगा टेंजेंट लाइन का, जिसे किसी पॉइंट से ड्रॉन करेंगे किसी भी गिवन सरफेस पे, वह क्या होगा, एनवेलपिंग कोण होगा। इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोण ऑफ स्फीयर कैसे देंगे, अगर वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा है तो x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू a², ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गया। अब अगर वर्टेक्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा है तो SS1 इक्वल टू t² हो जाएगा। चलो ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये इन्वेलपिंग कोण आप अगर पढ़ पाना तो पढ़ लेना। इन्वेलपिंग कोण आ जाता है कभी कभी, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो स्फीयर का कुछ टॉपिक पिछली बार बच गया था तो वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। आर्थोगोनल स्फीयर क्या होता है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर इज 90 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड आर्थोगोनल स्फीयर। अगर दो स्फीयर हैं उनके बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर पे वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें हम आर्थोगोनल स्फीयर कहेंगे। अब क्या है आर्थोगोनल की कंडीशन क्या है, C1P C2 90 डिग्री है तो वही C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1² प्लस R2², जहाँ R1 R2 क्या है, उस स्फीयर के रेडियस हैं, फर्स्ट स्फीयर और सेकंड स्फीयर की। cos 90 हमें पता है 0 होता है, तो 2R1 R2 क्या हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। अब x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d इक्वल टू 0, ये जो है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्फीयर ले लो, और सेकंड स्फीयर का क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d इक्वल टू 0, क्या है, दो स्फीयर के क्या है, इक्वेशन है। अब ये स्फीयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कौन से, 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2, ठीक। अब देखो C1 क्या है, माइनस u1 माइनस v1 माइनस w1, यानी सेंटर ऑफ स्फीयर, और C2 क्या है, u2 माइनस v2 माइनस w2। अब ये मैंने बताया था कि हाफ करके निगेटिव कर लेते हैं अगर वो जनरल फॉर्म में नहीं है, तो अगर जनरल फॉर्म में होता है तो उसे वैसे ही हम निगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं। अब रेडियस निकाल लो दोनों स्फीयर का, तो C1 C2 क्या है, d के इक्वल हैं, d के इक्वल क्यों हैं, इसमें देखो C1 C2 के क्या कर रहे हैं, d के इक्वल हम ले सकते हैं इसे। अब देखो अब ये क्या करेगा, अंडर रूट ऑफ u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब यही जब हम वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें ये कंडीशन मिल जाएगा, तो u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 बराबर d1 प्लस d2, ये क्या है, आर्थोगोनलिटी की कंडीशन है। अब हमें शो करना है कि ये दोनों स्फीयर क्या हैं, आर्थोगोनल हैं, ठीक। कैसे शो करेंगे, चलो देख लेते हैं। उससे पहले मैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर बता दूं। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट प्लेन टू द टू स्फीयर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दो स्फीयर का वो होता है जो एंगल बनता है उनके टेंजेंट प्लेन के बीच में, दोनों स्फीयर के,
जहाँ पे क्या है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी दोनों जहाँ पे मीटअप हो रहे हैं दोनों प्लेन्स के पॉइंट। तो C1 C2 सेंटर है दो स्फेयर का, R1 R2 रेडियस ऑफ स्फेयर है। तो क्या हो जाएगा, देन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फेयर इज गिवन बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। अब देखो D निकालने का मैंने पिछले ही बार जो है वो बता दिया था कि कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए तो परेशान ना ही करना। D क्या है, वो कांस्टेंट नंबर है 10 12 जो लिखा हुआ है, उसका निगेटिव में लेते हैं। ठीक, फिर वही फार्मूले में पुट करो और निकाल लो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दोनों स्फेयर के बीच का। कुछ छोड़ूंगा नहीं भाई। ऑर्थोगोनल वाले का मैंने ये कंडीशन बता दी है, क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट, ये था क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन मैंने खींचा नहीं, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन कुछ है नहीं उसमें, बस शो करना रहेगा कि ऑर्थोगोनल है। चलो आ जाते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर पे। तो जिस सिलेंडर का गाइडिंग कर्व क्या होता है, सर्कल होता है, और जनरेटर परपेंडिकुलर मूव करता है सर्कल के प्लेन के, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमें इक्वेशन निकालना है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसका एक्सिस x माइनस अल्फा अपान एल, वाई माइनस बीटा अपान एम, जेड माइनस गामा अपान एन है, और रेडियस क्या है, r है। तो देखो एक्सिस ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी दिया हुआ है। मान लो पी एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है जनरेटर पे, और क्यू अल्फ़ा बीटा गामा एक पॉइंट है जिसके थ्रू लाइन पास कर रहा है। तो क्या होगा, पी क्यू। देखो पी क्यू हम निकाल रहे हैं, देखो डिस्टेंस फार्मूला वही लगा के पी क्यू निकाल, सॉरी यहाँ पे हम लगा रहे हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब राइट ट्रायंगल पी क्यू एल में वही पाइथागोरस पी एल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि क्यू एल क्या है, प्रोजेक्शन है पी क्यू का क्यू एल पे। क्यू एल देखो क्या है, कहाँ है क्यू एल, क्यू एल ये है। ठीक, अब क्यू एल पी क्यू का क्यू एल पे प्रोजेक्शन, पी क्यू का क्यू एल पे प्रोजेक्शन, हाँ सही तो है। पी क्यू का अगर क्यू एल पे प्रोजेक्शन देखेंगे तो वो हमें क्यू एल मिलेगा। ठीक, तो डायरेक्शन रेशियो एक्सिस का LMN है, तो डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल सकते हैं उसका। आपको पता है कि एल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम अपान अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और एन अपान अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, आपको पता है वही जो हमें डायरेक्शन रेशियो निकाला, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है और ये एल एक्स वाई जेड पॉइंट है, तो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। अब इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं, बहुत टाइम नहीं है तो इसलिए बहुत डीप नहीं जाएंगे। अब देखो ये हमें मिल जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर माइनस वही जो हमने इक्वेशन निकाला स्क्वायर, और ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है सिलेंडर का, क्योंकि आर स्क्वायर हमें क्या था, आर स्क्वायर इक्वेशन 3 से देख लो एक बार फिर से। यहाँ से था, यहाँ से पी एल क्या है, आर के रेडियस के इक्वल तो होगा। तो वहाँ से हमें क्या मिल गया जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के बाद ये क्वेश्चन देखो, हाँ तो इसमें इक्वेशन निकालना है राइट सर्कुलर सिलेंडर का जिसका जनरेटिंग सर्कल दिया हुआ है और प्लेन दिया हुआ है। तो ये आप लोग कर लेना, और अब मैं बढ़ता हूँ राइट सर्कुलर कोन पे। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, ए सरफेस जनरेटेड बाय ए मूविंग लाइन कॉल्ड जनरेटर
एंड इट्स एंगल फ्रॉम ए फिक्स लाइन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो एक ऐसा सरफेस जो जनरेट होगा किसी लाइन को मूव करने के लिए, जिसे उस लाइन को हम क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे, और जो एंगल होगा फिक्स लाइन से वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। फिक्स पॉइंट को वर्टेक्स, फिक्स लाइन को एक्सिस और फिक्स एंगल को सेमी वर्टिकल एंगल कहेंगे। अक्सर सेमी वर्टिकल एंगल हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं राइट सर्कुलर कोन के लिए। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि निकालेंगे कैसे। देखो, अगर हमें वर्टेक्स दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा और एक्सिस दिया हुआ है और सेमी वर्टिकल एंगल क्या हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियो हमें निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं उसी तरीके से आप वेक्टर के लिए तो वेक्टर के लिए जैसे हम यूज करते हैं कि पी क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, तो उसी प्रकार से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जो सिमिलर वाले हैं उनका डिफरेंस ले लेंगे। अब कॉस थीटा हमें पता है क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अपान अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब वही डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। LMN आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है उस पॉइंट के लिए, तो हम उसको यूज करेंगे और कॉस थीटा में यूज करके राइट सर्कुलर कोन का क्या करेंगे, इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन दोनों जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आप लोग मैं क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रेशनल डेंसिटी थ्योरम, इरेशनल डेंसिटी थ्योरम, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, बाकी उधर पूरा सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, लॉजिक मैथ वाला पोर्शन और डिफरेंशियल इक्वेशन के भी कुछ पोर्शन जो है वो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। तो मैंने इतना करा दिया है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कल अपना एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में अगर टाइम मिलेगा तो फिर आपका, क्योंकि फ़िज़िक्स भी हो गया है, आज कंप्यूटर साइंस का आपका एग्ज़ाम था, आपका वो भी हो गया है। तो टाइम मिलेगा तो कुछ और बात करेंगे, वरना फिर आपका जब सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो टाइम मिलेगा तो मैं सेकेंड सेमेस्टर के भी टॉपिक्स को स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा टाइम निकाल के, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल के अराउंड पड़ेगा। तो फिर क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम रहेगा तो मैं शायद ज़्यादा टाइम ना दे पाऊँ, लेकिन मैं PDF आपको प्रोवाइड करता रहूँगा ताकि आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से और एग्ज़ाम में अच्छा करें। बाकी IIT JAM के लिए आप अगर तैयारी करना चाहें तो सेकेंड ईयर से उसके लिए भी आप स्टार्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।